सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वॉशिंग सोडा की, वो है हीटिंग। हीट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। जब इसको हम लोग Na2CO3.10H2O, जिसको वॉशिंग सोडा बोला जा रहा है, इसको बिलो 373 केल्विन, इसका मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे अगर हम लोग इसको हीटअप करते हैं तो होता क्या है कि इसके 9H2O जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं और एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अभी भी इसके साथ अटैच रहता है। अब अगर आप टेम्परेचर 100 से अबव करते हो या 373 केल्विन से ऊपर ले जाते हो तो अब ये जो होता है ये भी ब्रेक हो जाता है। ये भी ब्रेक होगा। कब ब्रेक होगा इसका वन वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला, ये कब ब्रेक होगा? अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब आप हीटअप करोगे तो ये भी ब्रेक हो जाता है और ये बन जाता है Na2CO3। H2O ये वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। ये क्या था? ये था आपका वॉशिंग सोडा, या इसी को हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, वो भी कौन सा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो क्रिस्टल फॉर्म में अटैच हो इसके साथ। इसको अगर बोलो तो आप बोलोगे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनो मतलब वन होता है, हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल की बात की जाए। और ये जो बनता है Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडा ऐश। याद रहेगा सबको। जब वॉशिंग सोडा को 100 से कम टेम्परेचर पे हीटअप करो तो 10H2O मॉलिक्यूल में से आपके 9 के 9 निकल जाते हैं और एक H2O रह जाता है। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट इसलिए बोला क्योंकि इसमें आपका एक वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद अगर उससे ऊपर टेम्परेचर कर दो तो ये वन वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाता है और बनाता है सोडा ऐश, ठीक है। अब सेकेंड प्रोसेस है, अगर तुम हाइड्रोलिसिस करते हो इसकी तो क्या होता है। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर Na2CO3 को ब्रेक करो तो हाइड्रोलिसिस बेसिकली होती कैसे है। हाइड्रोलिसिस की अगर बात करो तो हाइड्रोलिसिस करना मैंने इक्विलिब्रियम में आपको कैसे बताया था कि जो पॉजिटिव पार्ट है और जो निगेटिव पार्ट है उसमें ब्रेक कर लो, और अगर हाइड्रोलिसिस उस सॉल्ट की हो रही है तो आपका वाटर में H+ और OH- होगा। OH- इसके साथ अटैच कर दो, H+ इसके साथ अटैच होगा तो ये NaOH बनाएगा और ये बनाता है H2CO3। ये है कार्बोनिक एसिड। और NaOH जो है वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अगर हम लोग, आवाज आ रही है सबको? क्लियर है वॉइस? हेलो? हेलो? आ रही है ना? हाँ, आप सब बीच में कुछ बोलते नहीं, मुझे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस करने पे अगर पूछा जाए कि आपका हाइड्रोलिसिस करने पे किस तरीके का मीडियम क्रिएट होगा, तो अगर हम लोग देखें तो NaOH आपका आता है स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में, और अगर इसकी बात करें H2CO3 की, कार्बोनिक एसिड की, तो ये वीक एसिड होता है। तो आपको पता है कि अगर दोनों के अपोजिट नेचर है, एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है, तो जो आपका फाइनल सॉल्यूशन होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग की तरफ जाता है। तो यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। हाइड्रोलिसिस करने पे सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? बेसिक। क्लियर होती है बात इतनी?
नेक्स्ट, अब अगर हम लोग बात करें कि अगर आप एसिड से रिएक्शन कराते हो, एक्शन ऑफ एसिड इसके ऊपर कराते हो, तो क्या होगा भाई? एसिड से रिएक्शन कराने पे सिंपल है। कार्बोनेट का जो टेस्ट आपको लैब में बताया जाता है उसमें बोलते हैं कि कोई भी कार्बोनेट सॉल्ट ले लो, ठीक है, उसके साथ कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लो, इसके साथ ट्रीट कर दो। तो जैसे ही आप कार्बोनेट के किसी भी सॉल्ट को लोगे डाइल्यूट एसिड के साथ, तो कार्बोनेट का सॉल्ट हमेशा CO2 इवॉल्व करता है और इसका एक एफरवेसेंस आपको सुनाई देता है। तो जहाँ तक बात की जाए Na2CO3.10H2O की, तो अगर इसकी बात करें हम, तो ये भी आपका, अगर आप HCl से ट्रीट करते हो, डाइल्यूट HCl से, डाइल्यूट एसिड से आप ट्रीट कर रहे हो, तो ये भी क्या करता है, NaCl बना लेता है, H2O बना लेता है और CO2 अलग हो जाता है, यानी कि CO2 रिलीज होगी अगर आप इसकी एसिड से रिएक्शन कराओ। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन है मिल्क ऑफ लाइम, CaOH होल ट्वाइस से रिएक्शन कराने पे क्या होगा? CaOH होल ट्वाइस को बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। अगर रिएक्शन कराए मिल्क ऑफ लाइम से Na2CO3 की, तो ये Na2CO3 से रिएक्शन करके ये Ca जो होता है, इसका Ca ये कार्बोनेट के साथ अटैच हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और ये बना लेता है 2NaOH। इसके बाद अगर बात की जाए कंपाउंड की, सोडियम के कौन से कंपाउंड हैं, तो हम लोग बात कर सकते हैं NaCl की, जिसको हम सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। निकालते कैसे इसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू निकालते हैं। किससे? सी वाटर से, इससे क्रिएट किया जाता है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ ये निकलता है, पूरा क्रिस्टलाइज करते हैं इसको तो ये निकलता है। इसका अगर एक्वस सोल्यूशन की बात की जाए, मतलब वाटर में सोल्यूशन बनाया जाए इसका, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्राइन। और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस का, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है, उसमें इस ब्राइन को यूज़ करते हैं। सोडियम के बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड या ब्राइन सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। इजीली अवेलेबल है और बहुत ही ज़्यादा चीप होता है, सस्ता बहुत मिल जाता है, इसलिए सोडियम के बहुत सारे कंपाउंड इससे प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद बात की जाती है NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे, या उसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। क्योंकि ये बना किससे होता है? Na+ और SCO3- से। ये होता है बाइकार्बोनेट आयन। इससे मिलके बना हुआ होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट।
सबसे पहले बात करते हैं यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं इसके, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कहाँ यूज़ करते हैं, कोई बताना चाहता है? किचन में यूज़ किया जाता है मटेरियल्स को बहुत फ्लफ, हाँ, फ्लफ़ी बनाने के लिए। ओआरएस में भी होता है, सही बात है। जैसे आपका केक प्रिपरेशन है, जितनी बेकिंग इंडस्ट्री है उसमें ये यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा है। बेकिंग सोडा आपका यूज़ होता है NaSCO3। मटेरियल्स में क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है CO2 प्रोड्यूस होता है। उसकी वजह से वो जो होता है पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे आपने कभी ब्रेड देखी है, ब्रेड देखी होगी, ब्रेड में छोटे छोटे से ऐसे पोर्स होते हैं ना, आपने देखा होगा ध्यान से, छोटू छोटू सा ऐसा नेटवर्क काइंड ऑफ कुछ दिखता है, ध्यान से अगर देखा जाए बहुत सारे पोर्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें उसका डो तैयार किया जाता है, और डो तैयार करने के बाद उसमें बेकिंग सोडा, ईस्ट वगैरह डाल देते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपका यहाँ पे जैसे ही उसको हीटअप किया जाता है, मतलब अवन वगैरह या जो भी उसका सिस्टम होता है जिससे उसको तैयार करते हैं, उसमें डालते हैं, वैसे ही वो हीटिंग होते ही CO2 को रिलीज़ करता है। और जब CO2 रिलीज़ होती है, बाहर निकलती है उस डो से, तो CO2 जब रिलीज़ होती है, पहले फिल रहती है, फिर रिलीज़ होती है। तो रिलीज़ होने के बाद CO2 तो चली जाती है, लेकिन वहाँ पे वैकेंट स्पेसेस रह जाते हैं। तो वो जो स्पेसेस होते हैं वो उसको क्या करते हैं, उसको फ्लफ़ी बना देते हैं। क्लियर है बात? ब्रेड में ये छोटे छोटे से जो पोर्स होते हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं, उसके जो जो भी उसका मटेरियल होता है, डो होता है, उसको जब हीटिंग किया जाता है, उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाता है, तो CO2 रिलीज़ होती है। और पहले CO2 का कंपोनेंट आपका धीरे धीरे करके रिलीज़ होता है। जैसे जैसे CO2 रिलीज़ होती जाती है, वो स्पेस, उस स्पेस पे आपका पोर्स क्रिएट होते जाते हैं और मटेरियल को बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी बना देते हैं। जैसे अगर बहुत वैसा देखना हो तो आप लोग देख सकते हो, वो जो होता है क्या बनता है, ढोकला बनता है ना, ढोकला, खमण ढोकला सबने खाया होगा कभी ना कभी। तो वो केक की फ्लफीनेस को आप फील कर सकते हो, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। अब इसको अगर प्रिपेयर करना है तो हम लोग कहाँ पे बेटा यस, अब इसको अगर हमें प्रिपेयर करना है तो प्रिपेयर कैसे करते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, इसमें CO2 फ्लो कराते हैं। सोडियम कार्बोनेट में CO2 को फ्लो कराया जाता है तो ये NaSCO3 बना देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है। और अगर हम बात करें कि इसको हम लोग यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहला यूज़ होता है इसका बेकिंग इंडस्ट्री में। मटेरियल्स को फ्लफ़ी बनाने के लिए। दूसरी चीज़ बेकिंग इंडस्ट्री में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, दो चीज़ें बोली जाती हैं। एक होता है बेकिंग सोडा और दूसरा होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में थोड़ा सा एसिड भी मिक्स होता है, और बेकिंग सोडा जो होता है वो केवल NaSCO3 होता है। सोडा अगर हम बोलेंगे तो वो केवल NaSCO3 होगा, और अगर हमने बोला बेकिंग पाउडर तो उसमें कुछ चीज़ें और भी मिक्स होती हैं NaSCO3 के साथ साथ। जैसे NaSCO3 का अमाउंट होगा, इसके साथ साथ स्टार्च भी होगा, इसके साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट भी होगा, CaHPO4 होल टॉइस बोलते हैं, या CaH2PO4 होल टॉइस, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है। उसके बाद इसमें और भी मटेरियल्स होते हैं, कुछ टार्ट्रिक एसिड के सॉल्ट्स भी होते हैं। ये इसको बहुत तेज़ी से, टार्ट्रिक एसिड के जो सॉल्ट होते हैं ये रिएक्शन को फास्ट करते हैं। फास्ट नहीं कराते, बेसिकली एसिडिक मीडियम मिलता है तो रिएक्शन
प्रॉपर तरीके से होता है। फास्ट तो क्या बोलेंगे। हाँ, बेकिंग पाउडर की मैकेनिज्म भी, CO2 निकलती है ना, जो भी मटेरियल है आपका। देखो, जैसे हमने बोला हमारे पास बेकिंग सोडा है, ठीक है, बेकिंग सोडा मान लो है हमारे पास, तो उसको बोलते हैं NaSCO3। अब इसको मान लो आपने मिक्स किया, क्या यूज़ करते हैं हम लोग, मैदा मान लो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वाइट सा मटेरियल होता है ना, किचन में यूज़ किया जाता है कि बेकिंग केक वगैरह बनाने में, ठीक है। इसमें NaSCO3 डाल दिया आपने, ठीक, थोड़ा सा सॉल्ट वगैरह भी ऐड कर देते हैं, मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद इसमें मिल्क यूज़ कर दिया, या आपका कुछ बटर वगैरह डाल दिया, ठीक है। ये सब डाल करके मिक्स कर लिया हमने। अब ये जो मैदा है ये क्या है, स्टार्च है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, C6H10O5 इस तरीके का मटेरियल। इसके साथ मिल्क मिक्स हुआ, मिल्क शुगर हो जाएगी, बटर हो गया, सॉल्ट हो गया, NaSCO3 हो गया। अब NaSCO3 क्या करेगा, स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा, और स्टार्च पे एक्ट करने के बाद ये CO2 रिलीज़ करेगा, और फिर ये जो पूरा प्रोसेस होगा उसमें CO2 रिलीज़ होगी, तो मटेरियल क्या बन जाएगा, फाइनल मटेरियल फ्लफ़ी हो जाएगा। क्लियर है बात। वाटर तो एब्जॉर्ब करता है ना, वाटर एब्जॉर्ब करता है वो, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। जो डो प्रिपेयर करते हैं हम लोग, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सबको जब हीटिंग देते हैं हम लोग, तो केवल CO2 ही नहीं निकलती, और भी इसमें रिएक्शन होते हैं, लेकिन CO2 की वजह से वो फ्लफी होता है ना। जो ये काम करता है, ये प्रोड्यूस करता है CO2 को, इसकी वजह से CO2 निकलती है। और इसमें अब आप बोलोगे NaSCO3 डाल दिया तो उसमें तो सोडियम भी प्रेजेंट हो जाएगा, है ना, जो हमने मटेरियल बनाया उसमें अब सोडियम भी आ गया। तो ऐसे सॉल्ट बनते हैं उनसे रिएक्शन के बाद, जो आपके एडिबल होते हैं। समझ आ रही बात। जैसे एंटा एसिड के लिए बात हो रही थी कि एंटा एसिड में क्या यूज़ किया जाता है, क्या ऐसे मटेरियल्स को जो आपके वो होते हैं, जैसे मान लो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए आपके बेस यूज़ करना है, तो क्या आप NaOH और KOH इनको यूज़ कर सकते हो। NaOH और KOH तो हमारे जो भी इंटेस्टाइन है या जो भी स्टमक है उसमें क्या करेंगे, उसमें कोरोजन क्रिएट कर देंगे, क्योंकि हाँ जला देंगे वो तो उसी तरीके से अब आप बोल सकते हो कि NaSCO3 यूज़ कर रहे हो आप, तो CO2 तो निकल गया, इसने फ्लफी बना दिया, लेकिन सोडियम का कंटेंट कहाँ गया। तो ऐसे सॉल्ट उसमें प्रिपेयर होते हैं जो आपके क्या होते हैं, एडिबल होते हैं। क्लियर है बात। ऐसा नहीं कि कुछ भी बन गया। और अगर हम बात यूज़ कर रहे हैं बेकिंग पाउडर की, तो बेकिंग पाउडर में मैंने बताया NaSCO3 तो होगा ही होगा, कुछ स्टार्च होता है, कुछ कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है, कुछ और भी सॉल्ट होते हैं, और कुछ टार्ट्रिक एसिड के भी सॉल्ट होते हैं। टार्ट्रिक एसिड का जो सॉल्ट होगा या थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड का अमाउंट होगा, वो मीडियम को एसिडिक बनाता है। जब एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होता है, तो ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करने के साथ क्या होता है कि उस मटेरियल को और भी अच्छा फ्लफी करता है। मतलब एसिडिक मीडियम में CO2 और ज़्यादा
रिलीज होती है। तो रिएक्शन बहुत अच्छी होती है उन दोनों के बीच में। इसलिए अगर हम लोगों को बोला जाए कि बेकिंग सोडा यूज़ करें या बेकिंग पाउडर, दोनों में से बेटर कौन होगा, तो हम बोलेंगे कि बेकिंग पाउडर को यूज़ करना चाहिए बेकिंग सोडा के कंपैरिजन में। क्लियर? जैसे जो लोग केक वगैरह बनाते हैं ना, जो लोग मतलब प्रोफेशनली केक वगैरह बनाते हैं, तो अगर उनके पास बेकिंग सोडा नहीं है, उनके पास बेकिंग पाउडर अवेलेबल है, तो वो क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा या तो लाइम डालेंगे एसिडिक मीडियम के लिए, या आपका कुछ कोई भी ऐसा खट्टा फल उनके पास है उसका कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे, या उनके पास अगर ये होता है विनेगर होता है वो डाल देते हैं। तो वो एसिडिक मीडियम को बनाते हैं जिससे कि उस मीडियम में CO2 ज़्यादा अच्छी रिलीज़ होती है, ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होती है, और वो इस रिएक्शन को और प्रॉपर करवाते हैं। ठीक है? उसके बाद ये जो NaSCO3 है, इसको अगर यूज़ करो तो एक इसका यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर की तरह। ये जो आप कहीं पर भी वो देखते हो ना, फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए होते हैं, किसी भी स्कूल्स वगैरह में भी लगे होते हैं। आपने देखे हो कि रेड कलर का कुछ ऐसा बॉटल काइंड ऑफ बड़ा सा लगा हुआ होता है, सिलेंडर काइंड ऑफ, बॉटल नहीं, सिलेंडर काइंड ऑफ लगा हुआ होता है, देखा है आप लोगों ने? तो उसमें भी क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। मतलब केवल सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है, एसिड वगैरह भी होता है, और उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मेनली भरा हुआ होता है, फिल होता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है कि एसिड से रिएक्ट करके ये आपका क्रिएट करता है CO2 गैस। और ये जो CO2 गैस होती है, ये जहाँ पर भी आपका आग लगा हुआ हो, मतलब फायर होता है, उसके ऊपर जब जाती है तो उसको ख़त्म करने का काम करती है। ठीक है? तो ये आपका बोला जाए कि फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 कहाँ से रिलीज होती है, तो आप क्या बताएंगे? NaHCO3 से। क्लियर है? रिएक्शन अगर कोई पूछे तो आप बोल सकते हो NaSCO3 HCl, ये बना लेता है NaCl, H2O, और CO2 गैस रिलीज होती है। ये काम करती है फायर एक्सटिंग्विशर की तरह। इसके बाद इसको हम लोग एसिडिटी के लिए भी यूज़ करते हैं, एंटा एसिड की तरह। भाई बेस है तो एंटा एसिड की तरह भी, एडिबल है तो यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद बात की जाए अगर, तो हम बात कर लेते हैं NaOH की। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। बड़े बड़े से सेल्स होते हैं, उसके अंदर इसको बनाया जाता है। कई सारे सेल्स हैं, जैसे कि एक सेल है आपका कास्टनर केल्नर सेल। बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं, उनके अंदर इसको प्रिपेयर किया जाता है। ये इस तरीके से बने होते हैं कि कास्टनर से केल्नर सेल की अगर बात करो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। और इसमें NaCl जो ब्राइन सोल्यूशन होता है उसकी कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, और NaOH प्रिपेयर किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओ, और मटेरियल जो आपका जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी इसमें आप सोल्यूशन फिल करो, वो सोल्यूशन ब्रेक हो जाए आयंस में और कोई नया मटेरियल क्रिएट करे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। और इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सेल्स में किया जाता है। सेल्स में करने का मतलब है कि सेल्स में कुछ कोई होगा कैथोड, दूसरा होगा एनोड। कैथोड पे कोई रिएक्शन हो रहा होगा और एनोड पे कोई रिएक्शन हो रहा होगा। ठीक है? कास्टनर केल्नर सेल की अगर बात करो तो स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके का है।
यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, इसमें रिएक्शंस वगैरह पूछते हैं, डायग्राम तो नहीं पूछा जाता है बट रिएक्शंस पूछे जाते हैं कि कास्टोकैलनर सेल में कौन सा रिएक्शन होता है, कहाँ पे क्या चीज़ बनती है, कौन सा प्रोडक्ट होता है, कौन सा बाई प्रोडक्ट होता है। जैसे इसमें जो अंदर डाला जाता है वो क्या डाला जाता है, क्या मटेरियल यूज़ करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे पार्टीशन होता है बीच में, ये जो आपके ये मटेरियल है इसमें डिफरेंट तरीके के इस तरीके के रॉड्स लगे होते हैं, पॉजिटिव। नीचे की तरफ मरकरी फिल होता है, ये जो प्लेट्स होती है यहाँ पे लगी हुई होती है, ये निगेटिव प्लेट थी, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगी होती। यहाँ पे निगेटिव प्लेट, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगी होती है। यहाँ से Cl2 निकलती है, इधर से Cl2 निकलती है, यहाँ से H2 निकलती है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपका सिस्टम में होता क्या है रिएक्शन में। NaCl आपको पता है, ब्राइन सॉल्यूशन लिया है तो NaCl की टेंडेंसी होती है कंप्लीट आयनाइज होने की, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है इसलिए ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है इसमें। तो अगर NaCl आयनाइज होगा तो ये क्या बनाएगा, Na+ और Cl- बनाएगा क्या। और अगर वाटर की बात करो भाई, हाइड्रोलिस NaCl ब्राइन सॉल्यूशन है तो उसमें वाटर कंटेंट भी होगा, वाटर भी आप ऐड किए हुए हो तो H+ और OH- बनाता है। अब होता क्या है कि एनोड की तरफ कौन जाएगा और कैथोड की तरफ कौन जाएगा, ये चीज़ अगर देखी जाए कि एनोड की तरफ कौन जाए और कैथोड की तरफ कौन जाता है, तो ये चीज़ अगर देखो तो इसमें एनोड की तरफ निगेटिव आयंस हमेशा जाते हैं, तो Cl- या तो जाए या OH- जाए। यहाँ पे कैथोड की अगर बात करो तो कैथोड पे पॉजिटिव आयंस पहुँचते हैं तो Na+ जाए या H+ जाए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एनोड के ऊपर जो इसकी स्पीड होती है ये सब ज़्यादा होती है OH- के कंपैरिजन में, तो आपका डिस्चार्ज पोटेंशियल Cl- का लोअर होता है। Cl- का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो हाई होगा डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब कि आपको उस चीज़ को डिस्चार्ज होने में कितनी एनर्जी लग रही है, अगर एनर्जी के टर्म से बोलें, क्योंकि पोटेंशियल और एनर्जी आपका दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मालूम है ना आपको कि एनर्जी की बात करो, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करो तो Q/V होता है एनर्जी, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये Q चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है तो E/V आप कह सकते हो। तो इसका मतलब एनर्जी और ये जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। डिस्चार्ज पोटेंशियल Cl- का कम होता है इन कंपैरिजन टू OH-। तो यहाँ पे क्या होता है, एनोड के ऊपर Cl- आपका जाकर के डिस्चार्ज होता है, और कैथोड की अगर बात करें तो कैथोड पे Na+ डिस्चार्ज होता है,
एच प्लस डिस्चार्ज नहीं होता। तो अगर देखा जाए तो किस तरीके की रिएक्शंस होती हैं। अगर हम जाते हैं एनोड पे, तो एनोड पे क्योंकि Cl- को डिस्चार्ज होना है, तो Cl- डिस्चार्ज कैसे होता है? Cl- एक इलेक्ट्रॉन जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके Cl बना देता है, और ये Cl एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और ये क्रिएट करते हैं Cl2 गैस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी। अगर आप कास्टर केल्नर सेल में NaOH प्रिपेयर कर रहे हो, तो एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, तो आप क्या बताएंगे? Cl2। यही अगर हम लोग कैथोड की बात कर लें कि कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी या कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो कैथोड पे क्या होता है, Na+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये बनाएगा Na। और ये जो सोडियम है कैथोड के ऊपर, अगर हम यहाँ पे कैथोड पे देखें तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपका मरकरी होता है, और इस मरकरी में से एसोसिएट हो जाता है, और इस मरकरी से एसोसिएट होकर के ये सोडियम अमलगम बनाता है। मतलब ये जो हमारे पास Na होगा, ये XHg से रिएक्ट करके Na2Hg बना लेगा, मतलब ये क्रिएट करेगा सोडियम अमलगम। और अगर XHg ले रहे हैं तो यहाँ पे भी X बनेगा, क्रिएट होगा। ये सोडियम अमलगम जो होता है वो फिर आपका काम करता है, दूसरे रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है इसको। यहाँ पे ये कोई काम नहीं करेगा सोडियम अमलगम, इसको दूसरे रिएक्शंस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ नीचे की तरफ सोडियम अमलगम क्रिएट हो गया, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से Cl2 रिलीज हो गई, और ये जो सेंटर कंपार्टमेंट है अगर इसकी हम बात करें तो इसमें रिएक्शन क्या होता है, इस सेंटर कंपार्टमेंट में जो रिएक्शन होता है उसमें हमारा क्रिएट होता है NaOH। ये जो Na+ है इसका कुछ अमाउंट आपका OH- के साथ रिएक्ट करके, वाटर के OH- के साथ रिएक्ट करके NaOH भी बनाएगा, और ये NaOH इसी को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद अगर बात की जाए कि हाइड्रोजन गैस कहाँ पे रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस के रिलीज होने की अगर बात करो तो हाइड्रोजन गैस किस कंपार्टमेंट में रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस अगर बात करो तो ये होता है H+। और H+ आपका कहाँ पे जाएगा, H+ की अगर बात करो तो ये आपका जाएगा कैथोड पे, और कैथोड वाले कंपार्टमेंट में H+ आपके पास इलेक्ट्रॉन होते नहीं हैं, इसको इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिलते हैं ये H बनाता है, और एक H से दूसरा H मिल करके H2 गैस क्रिएट करता है। तो ये H2 गैस जो होती है ये कैथोड पे मिलती है। Cl2 की अगर हम बात करें तो वो एनोड पे मिलती है। तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है Cl2 गैस कहाँ पे क्रिएट होगी, H2 गैस कहाँ पे क्रिएट होगी, सोडियम अमलगम क्यों बनता है, मरकरी का नीचे की तरफ मरकरी का कंपार्टमेंट बना हुआ होता है, इसलिए सोडियम अमलगम क्रिएट होता है, और NaOH भी क्रिएट हो जाता है। क्लियर? अब अगर NaOH की बात की जाए तो NaOH कैसा बेसिकली होता है, प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करो तो NaOH आपका एक तो स्ट्रॉन्ग बेस है, दूसरा आपका बहुत अच्छा लेबोरेटरी रिएजेंट भी है। भाई बेस की जब बात की जाती है तो NaOH और KOH की बात सबसे पहले दिमाग में आती है, तो NaOH एक अच्छा बेस होता है। अगर हम बात करें NaOH की रिएक्शन करवा दें CO2 से, मतलब NaOH के सोल्यूशन में CO2 अगर फ्लो करा दी जाए तो ये सीधे सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर
अलग कर देता है। इसके बाद इस NaOH को हम लोग यूज़ करते हैं ग्लास प्रिपरेशन में। इस NaOH को हम लोग यूज़ करते हैं वॉशिंग। इस NaOH को हम लोग यूज़ करते हैं सोप प्रिपरेशन में। बहुत सारी जगहों पे इसको यूज़ किया जाता है। सबसे पहला जो प्राइम यूज़ है वो लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में होता है। बहुत सारे आपके सोप बनाए जाते हैं, बहुत सारे NaOH के थ्रू ग्लासेस बनाए जाते हैं, बहुत सारे सिलिकेट्स बनते हैं। सिलिकेट प्रिपरेशन में भी NaOH का यूज़ है। क्लीनिंग एजेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल जो सिल्क होता है जिसको बोलते हैं रेयॉन वगैरह, इसके प्रिपरेशन में भी यूज़ करते हैं। तो NaOH बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपका जो सोडियम के जो दो कंपाउंड है, एक NaOH और एक NaCl, ये बहुत सारे कंपाउंड के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं। तो NaOH से कुछ खास क्वेश्चन नहीं आएगा। NaOH से अगर कभी पूछा जाएगा तो यही पूछा जाता है इसके यूजेस क्या हैं, और दूसरा आपसे पूछा जाता है कि ये जिस सेल में भी प्रिपेयर किया जा रहा है वहाँ पे एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, क्या आप यूज़ करते हो रॉ मटेरियल के रूप में, और कुछ खास बात इससे आपसे पूछी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे सोडियम के कंपाउंड। एक बार आप NCERT को भी चेक कर लीजिएगा, कोई कंपाउंड रहता तो नहीं है एल्कली मेटल का। कोई रहता है क्या? कोई कंपाउंड रह जाता है NCERT से, कोई बच गया क्या?